हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक नंबर 10 डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन को समझे थे। उसी क्रम को आज बढ़ाते हुए हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर को समझेंगे। पोलराइजेशन वेक्टर को समझने से पहले जो लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है उसको थोड़ा सा रिकैप करना होगा। डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग जाने थे कि एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, लेकिन उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर चार्ज अपीयर होता है, और चार्ज अपीयर होता है तो डाइपोल मोमेंट भी उसके अंदर डेवलप होगा। नहीं तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। स्लैब कहने का सेंस कि ये क्यूबिक या क्यूबॉइड के रूप में माना जा सकता है कि ये क्यूबॉइड के शेप का है, और ये एक इंसुलेटर है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो इसके अंदर जो मोलिकुल्स है वो मोलिकुल्स इस तरह से अरेंज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज इधर अपीयर हो जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर अपीयर हो जा रहा है। मतलब इसके अंदर जो हर एक मोलेकुल है, हर एक मोलेकुल में डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जा रहा है। तो इसका डाइपोल मोमेंट अरेंज हो गया, तो इसके टोटल डाइपोल मोमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का टोटल डाइपोल मोमेंट कुछ हो जाएगा। नहीं तो वही इसका कहना है पोलराइजेशन वेक्टर का, कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो टोटल डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, मतलब ये अगर क्यूबॉइड के शेप में है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो पोलराइजेशन वेक्टर का कहना है कि इसमें जो टोटल डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, टोटल डाइपोल मोमेंट जो डेवलप हो रहा है, सब सारे हर एक मोलेकुल के डाइपोल मोमेंट को ऐड कर दिया जाए तो इस स्लैब का टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में बहुत आसानी से कि पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर में ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें जो डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। अगर इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहे पोलराइजेशन वेक्टर को, तो लिख सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर मतलब पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इसमें जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है वो टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नहीं तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम। अब अगर हम इसका ऐसा यूनिट लिखना चाहें तो ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है। तो डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। यहाँ पर क्यू है चार्ज और टू ए है डिस्टेंस। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम्ब, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, कूलॉम्ब मीटर। और नीचे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। अगर मीटर और मीटर को कैंसिल करा दिया जाए तो कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम बेहतर ढंग से लिख सकते हैं Cm⁻², कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। नहीं अब डायमेंशन ऑफ पोलराइजेशन, ये आपके और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि पोलराइजेशन का ऐसा यूनिट और डायमेंशन क्या है, इस तरह से करके। इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो जो हमारा ऊपर में डाइपोल मोमेंट है उसका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। तो ऊपर में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू टू ए। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और टू ए क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस का डायमेंशन एल, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻3। तो इधर आप कैंसिल करवाए तो एल स्क्वायर बचेगा, और ऊपर ले जाइएगा तो L⁻²। तो यहाँ पर मास कहीं भी नहीं है तो m⁻0 हम लोग लिखते हैं। एल, एक एल कैंसिल है, एल स्क्वायर बचा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो एल स्क्वायर, और क्या बचेगा इधर 80। नहीं तो एल स्क्वायर 80, सॉरी ये एल ऊपर जाएगा तो एल का पावर क्या हो जाएगा, -2, L⁻², 80, एल टू दी एम का पावर 0, एल का पावर -2, 80। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है वो है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको चलिए समझते हैं।
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहने का मतलब मात्रात्मक, मात्रात्मक कहने का क्या मतलब कि वो संख्या हमको पता करना है, मेजर करना है, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है डाई इलेक्ट्रिक्स के ऊपर, और डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करने पर वो डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइज्ड हो जाए। हम लोग कल नॉन पोलर सबस्टांस पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। नॉन पोलर सबस्टांस पोलर में कन्वर्ट होता है, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा जो डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस के ऊपर अप्लाई किया जाए ताकि वो पोलराइज्ड हो जाए, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। समझते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर। जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, मतलब मात्रात्मक मापन है। मतलब हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में मात्रा को मापते हैं। किस चीज़ की मात्रा को मापते हैं? ऑफ द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, किस मात्रा तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जा सकता है टू ए डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस। एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस को किस मात्रा तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है कॉजेज पोलराइजेशन, ताकि पोलराइजेशन हो जाए, मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस है वो पोलराइज्ड हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस मेजरमेंट को, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। वंस मोर, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। उस हद तक उसको मेजरमेंट किया जाता है जहाँ तक जो डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस है वो पोलराइज्ड हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं, इस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। In most of the dielectrics, polarization vector is proportional to the electric field intensity. बहुत कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में। और समझते हैं, जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, जो ऊपर हम लोग समझे थे पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, वही हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है। तो वो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डाइलेक्ट्रिक्स में इंड्यूस हो रहा है। मतलब जो डाइपोल मोमेंट, ये सॉरी, पोलराइजेशन वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है डाइलेक्ट्रिक्स में। मतलब ई वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस प्रोपोर्शनल को हटा के अगर हम बराबर करना चाहे तो यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। पहले भी आप लोग इस तरह के सिचुएशन को देखे हैं, आगे भी समझेंगे कि जब भी हमको प्रोपोर्शनल हटाकर बराबर करना हो तो हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग पढ़ते हैं काई, CHI काई। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एक लाइन ऐसे बनाना है और इसको इधर वाला जो लाइन है इसको ऐसे करके ऐसे करना है, ये। तो काई ई जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिनोट कर रहा है। हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी देखेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो वहाँ पर हम लोग ई, यहाँ पर जो काई ई लिख रहे हैं वहाँ पे हम लोग काई एम लिखेंगे। तो जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है वो बराबर क्या हो जाएगा? काई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। जहाँ पर जो हमारा काई ई है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो सिंबल है CHI काई, और जो ई लगा है नीचे काई ई, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ से लिखना चाहे तो काई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का हमको ऐसा यूनिट लिखना हो तो ये जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है इसका ऐसा यूनिट, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट। तो अभी अभी हम लोग पता किए थे पोलराइजेशन वेक्टर का ऐसा यूनिट। पोलराइजेशन वेक्टर का ऐसा यूनिट कितना आया था अभी हम लोग पता किए थे, तो कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट जो है, पोलराइजेशन वेक्टर का ऐसा यूनिट कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट चैप्टर 1 में आप बहुत बार पढ़े हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम्ब।
अगर इसको देखा जाए तो ये कूलम्ब माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो कूलम्ब स्क्वायर इंटू कूलम्ब स्क्वायर, ये दोनों कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर न्यूटन का पावर -1, यहाँ पर न्यूटन का पावर +1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मीटर का पावर -2, मीटर का पावर -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं। मतलब जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर डायमेंशन की बात हम करें तो जो ऐसा यूनिट होता है उसी का वैल्यू हम लोग डायमेंशन के रूप में लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, ना तो कोई ऐसा यूनिट होगा और ना ही कोई इसका डायमेंशन होगा। नहीं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी 2 मार्क्स के हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कहना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अप्लाई किया जा सकता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर या डाई इलेक्ट्रिक्स के ऊपर। हम लोग कल समझे थे, कल हम लोग पोलर मटेरियल और नॉन पोलर दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में रखे थे। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, उस कंडीशन में डाई इलेक्ट्रिक्स का जो मटेरियल था उसके मोलेकुल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता था, इस चीज़ को समझे थे लास्ट क्लास में। नहीं, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कहना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जिसको अप्लाई किया जा सकता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, जहाँ तक इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो। अब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहने का क्या मतलब, एक बार सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उस पर हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस पर हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहने का क्या मतलब, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर अपीयर होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर अपीयर होगा। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो कहने का सेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके इस सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और निगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड होके ये सरफेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा सिचुएशन संभव है। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो चार्ज इधर से बाहर निकल के फ्लो करने के कंडीशन में आ जाएगा, चार्ज निकल के बाहर फ्लो करने के कंडीशन में आ जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो डाइलेक्ट्रिक कंडीशन जो है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम दे रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जस्ट होने वाला हो, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से जस्ट बच जाए, वो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक्स विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अप्लाई किया जा सकता है डाई इलेक्ट्रिक्स के ऊपर विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जबकि तब वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। उस डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। नहीं? जिसका स्ट्रेंथ कम होगा मतलब आसानी से फ्लो चार्ज को फ्लो करने देगा, मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही उसका स्ट्रेंथ कम होगा, और जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद भी चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसको हम ई नॉट से डिनोट कर सकते हैं या सिंपल ई से भी डिनोट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई इक्वल टू वी बाई डी, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई डी नॉट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। ये बराबर होता है जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है या कहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो डिवाइडेड बाई इस स्लैब का या फिर कहिए इस डाइलेक्ट्रिक्स का जो थिकनेस है वो थिकनेस। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ ई नॉट जो वेयर ई नॉट where V naught is the maximum voltage given to dielectrics without any
इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जो वी नॉट है वो मैक्सिमम वोल्टेज जो दिया जा रहा है वो मैक्सिमम वोल्टेज है, और डी नॉट जो है वो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक्स का, और ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो। नहीं, तो ऐसा यूनिट अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का देखें तो फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि ई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई डी नॉट, जहाँ पर वी नॉट हमारा वोल्टेज का वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है, और डी थिकनेस। तो अगर हम इसका ऐसा यूनिट लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट और थिकनेस का ऐसा यूनिट मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। फिर डायमेंशनल फार्मूला बोलिए या डायमेंशन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है इसका डायमेंशन, थिकनेस का डायमेंशन। नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और डिवाइडेड बाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाई ये डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर। नहीं, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको छोटा सा डायमेंशन याद रखना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी टू द पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल है, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, वर्क का एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। नहीं, और ये डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल, डिस्टेंस है। नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब वन वन जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और एल से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई नीचे एल ए टी। अब इसको हम ऊपर ले जाए तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एम यहाँ एल बचेगा और ए ऊपर जाएगा तो ए टू द पावर -1 और टी ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -3। ये डायमेंशन हो जाएगा किस चीज़ का, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई टॉपिक कैपेसिटेंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।